मॉर्निंग। अपन ने कल नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ा था। ये भी पढ़ा था कि नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है। अब आज अपना जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार हमारे देश में कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इन नीति निर्देशक तत्वों ने पथ प्रदर्शन का काम किया और सरकार ने उनके अनुसार कदम उठाकर उन लोक कल्याणकारी कार्यों को किया। अब नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण उदाहरण यानी हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लागू उनके आधार कौन से महत्वपूर्ण कार्य हमारे देश में हुए, जिनमें पहला है भूमि सुधार। भूमि सुधार हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था। लगभग 2-2.5 शताब्दी तक अंग्रेजों का साम्राज्य भारत में रहा। तब अंग्रेजों ने भूमि की एक व्यवस्था ऐसी कर रखी कि जिसमें भूमि का जो मालिकाना हक वो जमींदार के पास था। जमींदार स्वयं कृषि नहीं करता था, अन्य व्यक्ति उसको वो अपनी भूमि पर काश्त करने का अधिकार देता था। उसके बदले में वो उनसे मुआवजा लेता था, अपना हिस्सा लेता था। बटाई प्रथा पर के अनुसार जैसा उनके बीच में कॉन्टेक्ट होता था उसी आधार से वो उनसे लगान वसूल करता था। अब वो लगान कई बार इतना ज्यादा वसूल करता था कि जो कृषक कृषि कार्य करता था उसके पास अपने परिवार का पेट पालने योग्य अन्न भी प्राप्त नहीं होता था। परंतु जमींदार की निष्ठुरता इतनी अधिक थी कि वो अधिकांश उपज का हिस्सा लगान के रूप में हड़प लेता था। इसलिए जब हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किया गया, इनके आधार इनके दिखाए गए मार्ग के अनुसार हमारे देश में भूमि सुधार किए गए। वो भूमि सुधार क्या हुआ? महत्वपूर्ण कार्य ये किया गया भूमि सुधार में कि जो कृषक उस भूमि पर कृषि करता था जिसका मालिकाना हक जमींदार के पास था, उस कृषि भूमि का मालिकाना हक किसान को दे दिया गया। यानी कितने दिनों तक भूमि का मालिक जमींदार था, परंतु अब भूमि का मालिक जमींदार न होकर कृषक वो किसान हो गया। यानी किसान जो कृषि करता था उस भूमि पर उसका मालिकाना हक उसे भी दे दिया गया। तो सन 1951 में किसानों को जो किसान जिस भूमि पर कृषि कार्य करता था उस भूमि का मालिकाना हक उस किसान को मिल गया और जमींदार से उसका मालिकाना हक छीन लिया गया। ये नीति निर्देशक तत्वों
के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके कारण हमारे देश कृषि की दशा भी सुधरी और जो व्यक्ति कृषि करते थे उनका जीवन स्तर भी सुधरा, क्योंकि अब उस भूमि का वो स्वयं किसान मालिक था और उसके ऊपर जो जितनी उपज होती है वो उस किसान की होती है। उसे जमींदार को किसी भी तरह का लगान नहीं चुकाना पड़ता। तो ये नीति निर्देशक तत्व के अनुसार सन 1951 में जो भूमि सुधार हुआ वो इन्हीं की देन। नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन का दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है पंचायती राज को स्थानीय शासन, गांव का प्रशासन चलाने के लिए गांव के प्रशासन में स्वायत्तता देने के लिए गांव में पंचायत राज स्थापित किया गया और शहरों में शहरी निकाय बनाए गए और उनको वहां का प्रशासन चलाने के लिए स्वायत्तता प्रदान की गई। ये किसके आधार से हुआ? ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही किया गया। 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था गांवों के शासन को चलाने के लिए स्थापित की गई, जिससे गांव का शासन सुचारू रूप से चलाया जा सके, लोगों की समस्याओं का निराकरण अच्छी तरीके से किया जा सके। अब शहरों का जो शासन था उसके लिए 1993 के अंदर जब 73वां संविधान संशोधन पेश किया गया तो पंचायती राज को कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया और इनको स्वशासन के क्षेत्र में अपार अधिकार प्राप्त। और 74वां जब संविधान संशोधन किया गया तो शहरों का शासन चलाने के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की गई। फिर पंचवर्षीय योजनाएं किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए प्रत्येक देश पहले योजनाएं बनाता है, उसके अनुसार बजट का आवंटन करता है, यानी धनराशि आवंटित की जाती है और उस योजना के अनुसार किस मद में कितना धन खर्च करना है, उस योजना के अनुसार वो धनराशि व्यय की जाती है। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए, पूरे भारत का विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। पंचवर्षीय योजना का मतलब है कि वह योजना जो 5 वर्षों के लिए तैयार की जाए। 5 वर्ष के लिए तैयार करने का तात्पर्य है कि 5 वर्ष में किस मद पर कितना व्यय होगा और कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी परियोजनाएं इन 5 वर्षों में पूरी की जाएंगी और जिससे अधिकतम
लोक कल्याण हो सके, तो पंचवर्षीय योजनाएं जो बनी, 11 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी, 12 हो गई। अब ये योजनाएं किनके अनुसार बनी? ये नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार बनी कि सरकार का जो प्रमुख ध्येय है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उसका प्रमुख उद्देश्य होगा। तो इस योजनाओं के द्वारा जनता का सर्वांगीण विकास करना संभव होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में। इन योजनाओं में जल संसाधन, परिवहन, पशुओं में नस्ल सुधार, सिंचाई के साधनों का विकास करना, नहरें बनवाना और वैज्ञानिक अनुसंधान करना जो मानवता के लिए उपयोगी हो। तो इन जो पंचवर्षीय योजनाएं रहेंगी वो नीति निर्देशक तत्वों के निर्देशन के अनुसार ही, हमारे संविधान के अनुसार इनका निर्माण किया गया और इनके द्वारा विकास की गति को आगे बढ़ाया गया। फिर नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण उदाहरण है कमजोर वर्गों का कल्याण करना। अब हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि वो जन सरकार को जन कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शन देते। कैसे देते? जैसे हमारे समाज के जो कमजोर वर्ग जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग जो दबा कुचला है आज तक, उसका उत्थान नहीं हुआ, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई, संशोधन करके जोड़ेंगे। जब हमारा संविधान बना तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए संविधान में सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और वो आरक्षण 10 वर्षों के लिए रखा गया था कि 10 वर्षों में इन दबे कुचले पिछड़े वर्ग को इतनी सहायता दी जाए जिससे ये समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके, अपना आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास कर सके। इसके लिए संविधान में 10 वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई कि ये आरक्षण इनको राजनीति में भी होगा, कि लोकसभा में भी होगा और विधानसभाओं में भी होगा, कि इतने प्रतिशत व्यक्ति इस अनुसूचित जाति के, इतने अनुसूचित जनजाति निश्चित रूप से चुने जाएंगे। ये स्थान
में इन्हीं वर्गों के लिए आरक्षित है। तो ये नीति निर्देशक तत्वों के कारण ही संभव हुआ कि जब ये 10 वर्ष पूरे हो गए तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार कि जब ये तबका अपना उत्थान इतना नहीं कर पाया कि ये समाज के अन्य वर्गों के बराबर आ जाए, तो इन आरक्षण की स्थिति को आगे बढ़ा दिया गया और 10-10 वर्षों के लिए ये आगे बढ़ता गया और अब ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को भी 33% आरक्षण दे दिया। यानी महिलाएं जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में चार दीवारी में कैद थी, उनका जो कार्य क्षेत्र था वो घर की चार दीवारी तक था। जब तक किसी भी देश में कोई भी देश हो, लगभग आधी जनसंख्या, लगभग एग्जैक्ट तो नहीं है, आधी स्त्री और आधी पुरुषों की जनसंख्या होती है। कहीं 45-55 होगा, कहीं 48-52 होगा, कहीं 50-50 होगा, ये अनुपात पाया जाता है। तो वो भारत में वो जनसंख्या आधी स्त्रियों की ऐसी थी कि उनको पुरुषों के समान अधिकार ही प्राप्त नहीं थे। उनका जो स्थान था वो घर की चार दीवारी के भीतर था। उस चार दीवारी के भीतर होने के कारण वो अपने श्रम का यथोचित उपयोग नहीं कर पाती थी और राष्ट्र के योगदान में, राष्ट्र की ऊंचाइयों पर जाने के स्तर में वो अपना पूरा योगदान नहीं दे पाती थी। इसलिए इनको हर क्षेत्र में 33% आरक्षण दिया गया कि इन महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले, जिससे हमारा देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होगी तो देश का विकास हो। तो कमजोर वर्गों के कल्याण में भी नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के लिए हमारे देश में ऐसी व्यवस्थाएं की गई जैसे जब तक व्यक्ति युवा है, प्रौढ़ है, पर जब वो अपना कार्य करता है और आय अर्जित करता है, अपने संपूर्ण कार्य बखूबी वो निभा सकता है, अपने संपूर्ण कार्य वो बखूबी निभाता है। पर जब वृद्धावस्था आ जाती है, शरीर काम नहीं देता, वो आय अर्जित करने में असक्षम होता है, उस परिस्थिति के लिए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा अपनाई, जो नीति निर्देशक तत्व हमें सुझाते हैं कि जनता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। इसके लिए वृद्धावस्था पेंशन का प्रावधान किया गया। वृद्धा यानी जब व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है, उसके पश्चात उसे सरकार
पेंशन देगी। कौन सी पेंशन? वृद्धावस्था पेंशन, जिससे उसको सामाजिक सुरक्षा मिले और वो अपने दिनचर्या के संपूर्ण कार्य आसानी से पूरे कर सके और अपना जीवन यापन अच्छी प्रकार से कर सके। अब दूसरी होती है रोजगार। सामाजिक सुरक्षा में रोजगार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इन नीति निर्देशक तत्वों ने यह निर्देशित किया कि लोक कल्याणकारी राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वो अपनी प्रजा को रोजगार उपलब्ध कराए। यानी रोजगार में जो व्यक्ति काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है और काम करने का सामर्थ्य है, योग्यता है और बाजार में प्रचलित दर पर उसको काम नहीं मिलता, तो वो बेरोजगार की श्रेणी में आता है। यदि काम करने की व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति है, योग्यता है, उसमें शक्ति है और सामर्थ्य है और उसे काम में मिलना चाहिए, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। ये नीति निर्देशक तत्व सरकार को पथ प्रदर्शित करता है। इसके तहत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा चालू की कि जिसमें व्यक्ति को प्रति वर्ष 100 दिनों के लिए सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो उसे रोजगार देती है और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए उसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। यानी नरेगा के द्वारा सरकार रोजगार उपलब्ध करवाती है। अब 2005 से ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे जो व्यक्ति काम मांगने आता है उसे काम दिया जाता है और उस काम के बदले में उसे भुगतान किया जाता है। तो ऐसे जो कार्य हैं वो व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये सामाजिक सुरक्षा के जो कार्य सरकार ने अपनाए, तो सरकार को निर्देशित किसने किया? इन नीति निर्देशक तत्व, जिसके कारण ऐसी व्यवस्थाएं लागू की। फिर बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? यानी ऐसी व्यवस्था उद्योगों की जिस पर मालिकाना हक सरकार का हो और वो सरकार द्वारा संचालित हो और जनता को उसमें रोजगार उपलब्ध हो। अब यदि इसमें पूंजी बाजार से जुटाई जाती है तो भी 51% शेयर 51% शेयर कम से कम प्रतिशत से किसके पास होनी चाहिए? सरकार के पास। तो वो उद्योग सरकारी उद्योग कहलाते हैं। जो बड़े उद्योग थे, सरकार ने जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। यानी जैसे जीवन बीमा, कौन से? जीवन बीमा, कोयला उद्योग,
पर्यटन उद्योग, ये बड़े उद्योग। तो जैसे कोयला खनन किया जाता है, कोयला उद्योग, ये पहले निजी क्षेत्र में था। सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया कि जिसमें काम करने वाले व्यक्तियों का अधिकतम हित हो और जीवन बीमा है, पर्यटन उद्योग है, ऐसे उद्योगों का सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया। और श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो हमारे देश के जो बड़े बैंक थे उनका उसने राष्ट्रीयकरण किया, जिससे वो जन कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य कर सके। तो ये किसने मार्गदर्शित किया हमें? ये नीति निर्देशक तत्वों ने हमें मार्गदर्शन दिया। फिर न्यायिक व्यवस्था में सुधार। देखो, प्रजातंत्र के अंदर न्यायिक व्यवस्था सर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण स्तंभ है। इनमें न्यायपालिका है, वो भारत की स्वतंत्र है, उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं। ये न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है और उसी के अनुसार दंड का निर्धारण करती है, कानून के अनुसार ही। तो परंतु हमारी न्याय व्यवस्था में बहुत लंबे समय लगता है और ये न्याय व्यवस्था अशिक्षित होने के कारण, कुछ गरीबी होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति इसे प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि ये खर्चीली भी है और इसमें समय भी अधिक लगता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नीति निर्देशक तत्वों ने ये निर्देशित किया कि लोक कल्याणकारी राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वो जनता को त्वरित न्याय प्रदान करे। क्या है? कि वो जनता को त्वरित न्याय प्रदान करे, यानी जल्दी से जल्दी न्याय प्राप्त जनता को हो, ऐसी व्यवस्था करे। इसके लिए सरकार ने लोक अदालत, जिससे त्वरित न्याय मिले, लोक अदालत का गठन किया। लोक अदालत शीघ्र और त्वरित न्याय व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। लोक अदालत शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध करवाते हैं। तो हमारी न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए नीति निर्देशक तत्वों ने हमें निर्देशित किया। फिर हमारे देश में अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अपनाया गया। ये भी नीति निर्देशक तत्वों का ही मार्गदर्शन के कारण हुआ कि भारत में किसी भी व्यक्ति को जिसकी उम्र 14 वर्ष है, 14 वर्ष तक सरकार का ये दायित्व है कि वो प्रत्येक बालक को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। यानी 14 वर्ष की आयु तक ना
आने वाली शिक्षा प्रदान करेगी। ये भी हमारे नीति निर्देशक तत्वों के मार्गदर्शन के कारण ही संभव हुआ। इसमें ये बात रखी गई सरकार की नीतियों कि सरकार तो क्या करेगी, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देगी। इसके साथ ये भी प्रावधान किया गया कि माता पिता का या अभिभावक का ये कार्य, ये उत्तरदायित्व है कि वो 14 साल तक के बच्चे को निश्चित रूप से विद्यालय भेजे और वो बच्चा अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करे। तो अभिभावक का भी सहयोग इसमें जरूरी। तो अभिभावक को भी उत्तरदायित्व दिया गया कि वो ऐसी व्यवस्था करेगा, ऐसा अलर्ट रहेगा कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि प्रत्येक बालक विद्यालय से जुड़े, सरकार ने कई योजनाएं संचालित की, जिसमें मिड डे मील योजना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मिड डे मील योजना क्या है? मिड डे मील योजना है कि जो बच्चे विद्यालय आते हैं 14 साल तक के, उन बच्चों को दोपहर में जब मध्य अवकाश विद्यालय का हो तो उन बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाए। पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के पीछे सरकार की मंशा है कि भारत में जो कुपोषण की बीमारी है, प्रत्येक व्यक्ति को पौष्टिक आहार प्राप्त नहीं होता। उस पौष्टिक आहार को उपलब्ध करवाने के लिए कि विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे बच्चों को पौष्टिक आहार विद्यालय में मध्य अवकाश में, जब विद्यालय में मध्य अवकाश होता है तो बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाए जिससे वे तो कुपोषण का शिकार नहीं हो और बच्चे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा से जुड़े। अब तक तो पौष्टिक आहार की बात की थी, अब राजस्थान में तो मिड डे मील तो मिलता ही मिलता है, पर प्रातःकाल विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक दूध भी प्रतिदिन पिलाया जाता है, जिससे बच्चों में पौष्टिक तत्वों की कमी ना हो, उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो सुचारू रूप से चले। मिड डे मील के अंतर्गत विभिन्न तरह के भोजन बच्चे को उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सप्ताह में एक दिन बच्चों को फल दिए जाएं, जिससे फलों से प्राप्त होने वाले पौष्टिक पदार्थ बच्चों को मिल सके। प्रत्येक दिन का जो मेनू है भोजन का वो अलग अलग है कि सब्जी रोटी आज होगी, कल चावल और दाल होगी, जिससे बच्चों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अच्छी तरीके से पूर्ति हो सके। और कुछ दिनों के लिए अन्य भोजन की व्यवस्था की जाती है, जैसे दलिया और खिचड़ी है, जिससे बच्चों में
पौष्टिक तत्वों की कमी ना आए। अब इसके कारण बच्चे का शारीरिक और मानसिक ये दोनों विकास अच्छी तरीके से होंगे। वो राष्ट्र का एक सुयोग्य नागरिक, वह राष्ट्र का एक सुयोग्य नागरिक बनेगा और सुयोग्य नागरिक राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान अच्छी तरीके से देगा। जब स्वस्थ भारत की जनसंख्या होगी, भारत स्वस्थ होगा, भारत स्वस्थ होगा तो भारत विकसित होगा। ये हमें हमारे नीति निर्देशक तत्वों के कारण अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसमें ऐसी व्यवस्थाएं करना, ये नीति निर्देशक तत्व के कारण ही संभव हुआ कि ये निर्देशित करते हैं कि किस तरीके से अधिक अच्छी खेप राष्ट्र की पैदा हो और वो राष्ट्र के विकास में अपना पूरा योगदान दे। फिर संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन। अपन ने मौलिक अधिकारों में पढ़ा था कि जब संविधान में मौलिक अधिकार रखे गए तो मौलिक अधिकार कितने रखे गए? 7, जिनमें एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था हमारे संविधान में, परंतु संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को केवल कानूनी अधिकार रखा गया, मौलिक अधिकार नहीं रखा गया। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना ये नीति निर्देशक तत्वों का ही मार्गदर्शन था, जिसके कारण संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से हटाया गया। यानी जब संविधान में 44वां संशोधन किया गया तो क्या किया कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, उसको हटा दिया, केवल इसको एक कानूनी अधिकार का रूप छोड़ा गया। तो ये नीति निर्देशक तत्वों के कारण ही संभव हुआ। फिर समान कार्य के लिए समान वेतन। पहले क्या था कि समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता था। लिंग के आधार पर उसमें अंतर था। यदि एक स्त्री और एक पुरुष कार्य समान करते, फिर भी उनकी मजदूरी में, उनके वेतन में अंतर होता था। पुरुष को स्त्री की तुलना में अधिक वेतन मिलता था। लिंग के आधार पर कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें केवल पुरुषों को ही काम दिया जाता था, स्त्रियों को नहीं दिया जाता था। अब नीति निर्देशक तत्वों में सरकारों को ऐसे मार्गदर्शन दिया कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। उनमें लिंग के आधार पर कोई भी कम या ज्यादा वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जिनमें पहले स्त्रियों को स्थान नहीं मिला, जैसे
डिफेंस, हमारी सेनाएं, रक्षा विभाग, सेनाओं में केवल पुरुषों को ही सम्मिलित किया जाता था, स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया जाता था। अब ये कर दिया गया कि समान योग्यता के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। जो चाहे रक्षा विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे इसरो हो, कहीं भी योग्यता के अनुसार जिसमें योग्यता है उसे अवसर मिलते हैं, वो अवसर प्राप्त होते हैं। अपनी योग्यता अनुसार वो वहां अपना स्थान तय कर सकता है। जैसे आज भी इसमें हमारे रक्षा विभाग में जो वायुसेना के लड़ाकू जहाज, लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन, पहले केवल पुरुष ही उनके पायलट होते थे, परंतु आज फाइटर प्लेन औरतें भी बड़ी कुशलता पूर्वक चलाती हैं और बड़ी कुशलता पूर्वक उस कार्य को संपन्न करती है। निश्चित रूप से आज समान योग्यता को समान अवसर प्रदान होते हैं और समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाता है। इस तरह से समान कार्य के लिए समान अवसर, यदि समान योग्यताएं हैं और समान वेतन, ये नीति निर्देशक तत्वों ने ही मार्गदर्शन दिया और ये संभव हुआ। इस प्रकरण के अनुसार कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण हुए? भूमि सुधार, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन, पंचवर्षीय योजनाएं, कमजोर वर्गों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, न्यायिक व्यवस्था में सुधार हो, अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया, संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन किया गया और समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित किया। तो अब इसमें अपना प्रश्न क्या बना वो लिख लो। वो प्रश्न ये बना, गृह कार्य क्या करना है कि नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण उदाहरणों का वर्णन करो। क्या गृह कार्य का प्रश्न बना, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण उदाहरणों का वर्णन कर। ये गृह कार्य तुम्हें आज करना है और कल अंतराल रहेगा, उसमें करके आप जो गृह कार्य का दिन है, निश्चित आपको जैसा समय विभाग चक्र दिया है, उस दिन आप निश्चित रूप से इसको जांच के लिए हमें प्रेषित करो। इसमें कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार की कोताही ना बरते, ये विशेष ध्यान रखें।